हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 दिसंबर में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, पेपर देने से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो पूछा गया है जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर एंड डेवलप करने का क्रिटिकल स्टेज कौन सा है। ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है बच्चे की, वो कोई भी लैंग्वेज आप बोलें उसको एक्वायर कर सकता है। उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके आसपास जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी वो उसको एक्वायर कर सकता है। एक्वायर का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। जैसे देखिए हमने बचपन से हिंदी सुनी है तो हम उस लैंग्वेज को एक्वायर कर चुके हैं, क्योंकि हमने बचपन से ही उस लैंग्वेज के माहौल में हम रहे, वो एनवायरनमेंट हमारे आसपास था तो हमने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो आपसे पूछा गया है मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज जो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित की गई थी, उनमें से नैतिक विकास की एक अवस्था इनमें से कौन सी है। प्रसुप्त अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लासरूम जो डिस्कशन है एक टीचर उसमें बॉयज पे ज्यादा फोकस करता है गर्ल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बॉयज को ज्यादा अटेंशन दे रहा है, तो ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है हमें बताना है। जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात, जिसे क्या बोला जाता है जेंडर बायस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे तब आप उसको कम कर सकते हैं। सेकंड है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। ऑप्शन है जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने ही कहा था जो बच्चे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अर्थात जो बच्चों का चिंतन है उनके बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक यानी कि सोशल और कल्चरल प्रभाव को समझना क्या है, आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चे जो खुद से संवाद करते हैं यानी कि अपने आप से बातें करते हैं उसे वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत रखा हुआ है, यानी कि ये क्या होगी, एक प्राइवेट स्पीच होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ ढांचा जिसे बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। तो स्कैप फोल्डिंग ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाला। अब स्कैप फोल्डिंग क्या करता है, ये एक टेक्नोलॉजी है यानी कि तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है, ठीक है। ये किसके अनुसार है, वाइगोत्स्की के अनुसार है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को विशेषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार या फिर संरक्षण कक्षा समावेशन,
स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, या फिर प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुक्रमणीयता। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन 2 वाला संरक्षण एवं कक्षा समावेशन, जिसे बोला जाता है कंजर्वेशन एंड क्लासरूम इंक्लूजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। 9th क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना है। ऑप्शन है स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या फिर प्रबलन। तो इसका राइट आंसर होगा स्कीमा, ऑप्शन फर्स्ट। 10th क्वेश्चन है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि जो असेसमेंट है उसका प्राइमरी एम क्या होना चाहिए हमें बताना है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। 11th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा जाता है या निर्धारित किया जा सकता है। 3rd है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। या फिर ऑप्शन 4 है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4th वाला, बुद्धि क्या है, एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी कि जो रूही है वो मल्टीपल सॉल्यूशन निकालती है किसी भी प्रॉब्लम के। इनमें से काफी समाधान जो है मौलिक होते हैं यानी कि ओरिजिनल होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, ये रूही के कौन सी क्वालिटी को दर्शाता है हमें बताना है। सृजनात्मकता विचार, अभिसारिक विचारक, अनन्वय विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। तो इसका राइट आंसर होगा रूही जो है सृजनात्मक विचारक है, यानी कि वो क्रिएटिव थिंकर है, तभी वो इतने सारे ऑप्शंस या इतने सारे सॉल्यूशंस सोच लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर सहभागिता कम है तो टीचर को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट रूप से शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन 3rd वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। ठीक है, जो पढ़ने में विफल है यानी कि जिसे बोला जाता है डिसलेक्सिया, उनका प्राथमिक लक्षण क्या है हमें बताना है। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3rd वाला, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अवधारणा है किस पर आधारित है। ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य, या फिर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3rd, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो देखिए वो है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, यानी कि फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा क्या किया जा रहा है, नेव थ्योरीज बनाई जा रही हैं, सहजानुभूत सिद्धांत बनाए जा रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना है बताना है। ऑप्शन है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, या फिर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो देखिए एक टीचर होने के नाते टीचर को करना चाहिए कि उनको प्रतिकूल प्रमाण देकर उदाहरण देकर बच्चों के सामने उनकी जो थ्योरीज हैं उनको क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है उसकी क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण करना। तो देखिए इसका
जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, पेडागोजी है, वो यही कहती है कि बच्चों के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए हमारी शिक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है संवेग एवं संज्ञान यानी कि इमोशन एंड कॉग्निशन एक दूसरे के हैं, क्या हैं, पूर्णतः अलग हैं, ये स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं है। तो देखिए संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे पर पूर्णतः सन्निहित हैं। ऑप्शन 3 वाला क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अब आपको बताना है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जो है उसके अनुसार अधिगम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग है वो एक रिप्रोडक्शन और रिकॉल करने की प्रोसेस है, या फिर अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, सीखना यानी कि मेमोराइजेशन उसमें जरूरी है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेमोराइजेशन हो। अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अधिगम जो है एक सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की एक संरचना की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली एक तरीका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 वाला ही इसका राइट आंसर है। 23rd क्वेश्चन है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप एक टीचर हैं और आप बच्चे को कुछ एक्टिविटीज सिखा रहे हैं। ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बच्चे कर रहे हैं और आप उनको क्या कर रहे हैं, लगातार पुरस्कार दे रहे हैं या फिर दंड देते हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी बच्चे की, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा इससे कम होगी। तो देखिए बार बार पुरस्कार देना या फिर दंड देने से बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे की जो स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि बच्चे को ऐसे ही अगर प्राइज मिलते रहे और उनको दंड मिलेगा तो बार बार उससे उनकी जिज्ञासा क्या होगी, कम होने लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन है शारीरिक दंड, संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन जो 2 है संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण भी होना जरूरी है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन है वो भी जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी कि बच्चों के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उनको एक टीचर किस तरीके से आसान बना सकता है। बच्चों को आप व्याख्यान देंगे, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करेंगे, या उनको बार बार यांत्रिक अभ्यास कराएंगे, या फिर आप अन्वेषण एवं परिचर्चा के द्वारा अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए आपको बच्चों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, सीख सकें। ठीक है, तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के ऑप्शन 4 वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती हैं। सपोज आप एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और आपको क्या करना है, बच्चों को इफेक्टिव तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए उनको पुरस्कार देंगे। भाई छोटे छोटे कामों के लिए तो हम प्राइज बार बार दे नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो बच्चों को आप क्या करेंगे, अनुमान लगाने के लिए कहेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे और उसी पर आधारित आप उनके आगे क्या रखेंगे, विचार रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो आपको बताना है जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है कौन से स्टेज में तेजी से होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में होता है ऐसा। नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे नहीं है पूछा गया है। विकास जीवन पर्यंत होता है,
विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जो विकास है वो सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो विकास का ये क्या है, सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यानी कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो होते हैं उसका प्राइमरी कॉज क्या है हमें बताना है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाला। है निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको एग्जाम्पल देना है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी का। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 वाला, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा स्कूल एंड मीडिया जो है द्वितीयक समाजीकरण की एक एजेंसी है। फ्रेंड्स, ये तो थे सीडीपी से जुड़े हुए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।